Silence, light, sound, camera, action! नमस्ते, स्वागत है आप सभी का विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में। आज बॉम्बे टॉकीज में आपकी मुलाकात होगी जाने माने मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेनगुप्ता से। आपसे फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। दोस्तों नमस्ते, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में फिल्मों और संगीत यानी सिने संगीत से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोशिश होती है कि कुछ ऐसी बातें उनसे जान सकें जो हम नहीं जानते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जो थोड़े लालची हैं। जी हाँ, लालची इसलिए हैं कि वो एक साज बजाते हैं, लेकिन एक साज से उनका मन नहीं भरता। कहते तो हैं सब लोग उनको मैंडलिन प्लेयर, लेकिन साहब 10 से 11 साज उनके पास हैं। न सिर्फ हमारे देश के, विदेशों के भी। अलग अलग देशों के साज उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। यहाँ भी आज 2 साज लेकर आए हैं। अब आगे की बात उनसे हम जानेंगे। पहले उनका स्वागत करते हैं मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेनगुप्ता। प्रदीप दा नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमर जी, नमस्कार। सबसे पहले तो बॉम्बे टॉकीज के सुनने वाले सभी श्रोता को मेरा प्रणाम। इतना अच्छे प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार हूँ विविध भारती का और आपका भी। देखिए ऐसा है प्रदीप दा, आभारी तो हम हैं, विविध भारती है, हमारे तमाम सुनने वाले हैं। इतने गुणी कलाकार को आज हम अपने साथ पाकर सचमुच बहुत खुश हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपके पास कई साज हैं और आप केवल 2 लेकर आए हैं, तो अब वो कौन कौन से साज हैं ये सिर्फ हमारे श्रोता नहीं, मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि नाम तो बताइए वो कौन कौन से साज हैं। आज तो आप मैंडलिन लेके आए हैं और रबाब लेके आए हैं जी। अब बाकी के और कौन कौन से साज हैं? उसके पहले मैं एक बात कर लेना चाहता हूँ जी कि आपने जो शुरू में कहा ना लालची, मैं सचमुच बहुत लालची हूँ इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन के लिए। ये मेरा पैशन है। मैं बचपन में जब मैंडलिन सीखता था उस टाइम तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमें कुछ देखने को इतना पता नहीं चलता था। लेकिन कभी भी कोई भी अगर दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट का फोटो देखता था, मेरे दिल में एक लगता था कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं लूं, मेरे पास आए। तो वो एक बचपन से वो दिमाग में एक जहन में बैठ गई ये बात कि कभी अगर मौका मिले तो मैं इंस्ट्रूमेंट लूं, खरीदूं और मेरे पास रखूं। तो ऐसे करते करते आज मेरे पास 10-11 इंस्ट्रूमेंट मैंने कलेक्ट किया और ये कम है। मैं समझता हूं कि अगर मुझे मौका मिले आज भी कोई भी अच्छा मैंडलिन या अच्छा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ल्यूट इंस्ट्रूमेंट कोई भी मिले तो मैं उसको खरीद लूंगा। अगर कोई गिफ्ट करे तो मैं ले लूंगा। और उसको सबसे बड़ी बात क्या है अमर जी, इंस्ट्रूमेंट लेना या इंस्ट्रूमेंट खरीदना तो अलग चीज होती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को घर में लेके उसको प्यार करना, उसको संभाल के रखना और उसको अपने बीबी बच्चे जैसे उनको संभाल के रखना पड़ता है, वैसे ही इसको भी संभाल के रखना बहुत जरूरी होती है। अभी आपने रिकॉर्डिंग से पहले हमें बताया कि ये जो रबाब आप लेके आए हैं 50-55 साल पुराना है। जी जी। ऐसे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का जो वुड से बनाया जाता है इंस्ट्रूमेंट मोस्टली जो होता है ना, वो जितना पुराना होंगे, आपको तो पता ही होगा, कोई भी वुडन फर्नीचर हो या वुडन जो भी चीज होते हैं ना, लकड़े से बनाया तो जितना पुराना होगा उतना वो सीजन हो जाता है। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो लकड़ा यूज होता है, मैंडलिन के लिए जो लकड़ा है या रबाब के लिए जो लकड़ा है, या जो हमारा हिंदुस्तान के जो ईस्टर्न साइड का एक इंस्ट्रूमेंट है 2 तारा जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट, या सरोद या सितार, ये सब जो अलग अलग लकड़ा यूज होता है वो जितने पुराने होते हैं उसका डिमांड उतना होता है और उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी होती है। और मेन बात क्या है, हिंदुस्तान में अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे हमको सबसे ज्यादा टेंशन होता है गर्मी के टाइम, इतना हीट होता है, उस टाइम इंस्ट्रूमेंट क्रैक हो जाने का चांसेस रहता है। तो उसको संभाल के रखना, किस तरह से उसको कौन सा टेम्परेचर में रखना है, घर में कैसे सेफ रखना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और सबसे बड़ी बात और एक जो है ना, हम जब किसी रिकॉर्डिंग में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग या हो या पंचमदा की रिकॉर्डिंग जो पहले करते थे, या आज के दिन में भी किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में जाता हूं,
मेरा इंस्ट्रूमेंट मैं किसी को हाथ लगाने नहीं, तो मैं खुद ही लेके जाता। कभी कोई बोलते हैं दादा दीजिए हम कैरी करते हैं, कोई प्यार से आके देता, मैं बोलता नहीं भाई, क्योंकि उसको संभाल के रखना, उसको कहीं चोट ना लगे, उसको कहीं मतलब ठोकर ना लग जाए, ये हम बहुत ध्यान में रखते हैं। और लोग समझते हैं कि भाई भारी लगता होगा, ये उसके प्यारे बच्चे की तरह है, जी जी, तो उसको क्यों भारी लगेगा। जी। अब देखिए, आप ये सारी बातों के बीच में ये गोल कर गए कि आपके पास कौन कौन से साज हैं। आपको अभी बता रहा हूँ, मेरे पास देखिए, मैं जब शुरू किया, मैं जब म्यूजिक सीखना शुरू किया, मैंडोलिन से शुरू किया। मैंडोलिन से शुरू क्यों किया उसके बारे में एक दो शब्द मैं कह लेता हूँ, क्योंकि ये आज विविध भारती में प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ, तो इसके साथ विविध भारती, मेरा जो मैंडोलिन सीखना, इसके साथ विविध भारती भी जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, बताइए बताइए। मैं बचपन में मेरे घर में मेरी माँ गाना गाती थी, मेरे मामा जो है ना वो अकॉर्डियन बजाते थे, और मामा नॉर्थ बंगाल में रहते थे। आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो मैं बंगाल में कैलकाटा में रहता था। घर में म्यूजिक का माहौल था, गाना बजाना बचपन से सुनता था, और मेरे मामा जब अकॉर्डियन बजाते थे, मेरे दिमाग में था कि मैं अकॉर्डियन बजाऊं। लेकिन उस दरमियान हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अकॉर्डियन खरीदना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मेरी माँ मेरे मामा को बोला, तू समझा उसको, अकॉर्डियन खरीदना इट इज नॉट पॉसिबल, इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट है। तो मामा मुझे कहा तू एक इंस्ट्रूमेंट बजा जिसका नाम मैंडोलिन है। तब मैं पूछा मामा को कि मैंडोलिन क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं मैंडोलिन। तो उन्होंने मुझे एक धुन सुनाया था जो आज पहले मैंने बजाया, जो पूरे मैं बचपन से वो धुन विविध भारती में फिलर के सबसे सुनते आ रहा था, जो जसवंत सिंह जॉली जी आज तो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने वो धुन बजाया था रेडियो के फिलर के लिए। तो वो मैं एक सेकंड के लिए मैं फिर से बजा देता हूँ। एक सेकंड के लिए नहीं दादा, पूरी बजाइए। आप सुनिए, ये धुन सुनने के बाद ही मेरा मैंडोलिन क्या है मैं पहचाना, और मैंडोलिन सीखना मैंने शुरू किया। वाह वाह वाह, क्या तो बात। ये था धुन, आप सबको पता होगा, ये धुन हमेशा किसी प्रोग्राम के बीच में फिलर के हिसाब से आज भी बजता है, आज भी है। जी। तो ये सुनने के बाद मैंने मैंडोलिन स्टार्ट किया। अब मैंडोलिन कलकत्ता में सिखाने वाले बहुत ही कम थे, आज तो है, लेकिन उस टाइम मैंडोलिन गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल था। कैसे भी करके मुझे पहला मेरा जो गुरु है, मैं उन लोग को याद करता हूँ आज। पहला गुरु मेरा सुभाष पाल जी, जो कोलकाता रेडियो स्टेशन के स्टाफ थे। वो खुद गिटार भी बजाते थे, मैंडोलिन भी बजाते थे, हवाइन गिटार भी बजाते थे, और वो हमारे घर से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे। तो मैं उस टाइम हर संडे को उनके पास जाता था, जाके सीखता था। वहाँ उनके पास 2-3 साल सीखा। सीखने के बाद मैं सोचा कि और थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो तब मेरा जो सेकेंड गुरु जो है सरोज बरुआ जी, वो दोनों गुरु आज कलकत्ता में हैं, मैं रेगुलर उनके साथ टच में हूँ। तो सरोजदा के पास में जाके फिर थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग लिया, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया। पहले तो पैशन था, पहले इंटरेस्ट लेके सीखा, धीरे धीरे इसको ही प्रोफेशन कर लिया। घर से ऑब्जेक्शन था, मेरे डैडी बोलते थे कि म्यूजिक लेके प्रोफेशन मत करो, जॉब करो या बैंक में सर्विस करो या करो, लेकिन मैंने पहले से सोचा था कि म्यूजिक ही करना है। दादा, उस समय जब आप ये संगीत सीख रहे थे तो कुछ फिल्मी गाने भी आप बजाते रहे होंगे। तो कौन सा फेवरेट गाना रहा जब आप मैंडोलिन सीख रहे थे? जी, उस टाइम एक गाना मैं स्टेज पर वहां पे जब कलकत्ता में हमारे एरिया में जब प्रोग्राम होता था, तो पहला जो गाना मैंने बजाया था वो एक नागिन पिक्चर का गाना, जो आपको पता होगा। पहले आपसे मैंडोलिन पे उसकी धुन सुनते हैं, फिर गाना भी सुनेंगे। तन डोले मेरे दिल का गया परार।
मेरा होके रहा शिकार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। दादा, इस साज का भी अपना एक अलग ही रुतबा है, तो इस साज के बारे में पहले बताइए ना, फिर बताइएगा कि कौन कौन से साज हैं। अभी भी नाम नहीं बताया अच्छा, चलिए पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट का नाम पहले बता देता हूँ। पहले तो मैंडलिन से स्टार्ट किया, फिर मैंडलिन के जो उसका एक फैमिली है वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। उसी फैमिली का एक इंस्ट्रूमेंट है मैंडोला, वो भी मेरे पास है। फिर उसके बाद टेनर बैंजो, वो भी मेरे पास है। धीरे धीरे रबाब मैंने कलेक्ट किया। फिर एक साज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो टर्कीज इंस्ट्रूमेंट है, साज मैंने कलेक्ट किया। फिर उसके बाद ऊद, ऊद इज अरबिक इंस्ट्रूमेंट जी, वो मेरे पास है। फिर मैंने एक रुआन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट, शायद इंडिया में एक दो लोगों के पास होंगे क्या पता नहीं, वो चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है, चाइनीज ल्यूट इंस्ट्रूमेंट। फिर मेरे पास मर्लिन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो पर्टिकुलर कनाडा का इंस्ट्रूमेंट है। एक चरांगो नाम का इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। वो साउथ अमेरिकन प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। ल्यूट इंस्ट्रूमेंट। फिर मेरे पास दो तारा तो है ही, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है जिसको मैंने कलेक्ट किया है। हाँ, बजूकी है। बजूकी वो दो किस्म का होता है, एक होता है टर्कीज बजूकी और एक होता है आयरिश बजूकी। तो मेरे पास आयरिश बजूकी है। टर्कीज बजूकी और आयरिश बजूकी साउंड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा साइज में फर्क होता है और प्लेइंग टेक्निक ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन एक बात क्या है अमर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग प्लेइंग टेक्निक है, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होल्डिंग, जो इंस्ट्रूमेंट होल्डिंग है वो अलग अलग है और अलग अलग साउंड क्वालिटी है और उसको मेंटेन करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आज हमारे पास इंटरनेट है, जब मैंने सीखना चालू किया हम लोग उस टाइम तो इंटरनेट था नहीं, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट मैं आज इंटरनेट में रेगुलर उसके जो एक्सपर्ट प्लेयर है, जो म्यूजिशियन उसी देश का है, उनके साथ कांटेक्ट करता हूँ, उनका यूट्यूब में उनका जो भी परफॉर्मेंस रहता है उसको फॉलो करता हूँ। और हाल ही में ये मतलब लास्ट वीक की बात है, टर्की के एक बहुत बड़े सास प्लेयर एक लेडी है, उनके साथ मैंने सोशल नेटवर्क में कोऑर्डिनेट किया है। मैं प्लान कर रहा हूँ उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करके इंडियन म्यूजिक एंड टर्किश म्यूजिक का कुछ कोलैबोरेशन करने का प्लानिंग चालू है एंड शी हैज एग्रीड, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो उसका प्लानिंग चालू है। तो इस तरह से मैं इंस्ट्रूमेंट को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दादा, आप हमें ये बताइए कि ये जो मैंडोलिन है अभी इस समय जो आपके हाथ में है, इसकी बनावट और इसकी खासियत, ये तो क्या है, एक हमने सितार देखा है जी, तानपुरा देखा है जी, कुछ उसी तरह का स्मार्ट सा छोटा सा हैंडी एकदम, ये शायद कुछ कुछ होता है या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे किसी एक फिल्म में शाहरुख के हाथ में था। जी जी जी, है ना जी। ये इंस्ट्रूमेंट का मैं बोलता हूँ ये बहुत पुराना 18th सेंचुरी का इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली ये इटली का इंस्ट्रूमेंट है, इटली से ये मैंडोलिन इंस्ट्रूमेंट आया है। मैंडोलिन का जो ओरिजिन है वो ल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे एक मैंडोरा नाम का इंस्ट्रूमेंट आया 17th सेंचुरी में, फिर उसको डेवलप करके मैंडोलिन आया। मैंडोलिन इटली, देन यूरोपियन कंट्रीज में काफी पॉपुलर हुआ, फिर अमेरिका, धीरे धीरे जापान, चीन एंड इंडिया में काफी आज तो बहुत ही पॉपुलर है। आपको पता होगा एक गाना, वो गाना में मैंडोलिन है नहीं वो गाने में, लेकिन वो गाने का आप वीडियो देखेंगे, वो 1949 का गाना है, सुहानी रात ढल चुकी जी जी, जिसमें एक्टर थे मिस्टर सुरेश आई थिंक। तो वो गाना जब गा रहे थे उनके हाथ में भी मैंडोलिन देखिएगा, लेकिन वो साज बजता है, वो मैंडोलिन नहीं वो गाने में मैंडोलिन बिल्कुल यूज नहीं है, एक म्यूजिक पार्ट भी मैंडोलिन का नहीं है, पूरा गिटार के ऊपर म्यूजिक पीस बनाया गया। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ
दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। एक तो बात यह है कि इतना छोटा इंस्ट्रूमेंट है और पहले से मैं ये 1949 की बात है, उसी टाइम से आप देखेंगे कि हीरो या हीरोइन के हाथ में मैंडलिन बहुत दिखा गया और सबसे ज्यादा ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता था। कुछ और फिल्में याद आती हैं? भी है, मैं आपको अभी बजा के सुना तो वो गाना भी, वो प्यार का मौसम 1969 के हैं। तो प्यार का मौसम पिक्चर में तो शशि कपूर के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट था जब वो तुम बिन जाओ का गा रहे थे, वो भी मैंडलिन था। तो वो सुने आपसे? वो गाना मैं एक बजाता हूँ, सुनिए। बहुत बेहतरीन कंपोजिशन है जो किशोर दा। और मैं आज अमर जी एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बताइए। ये एक गाना है पूरे हिंदुस्तान के फिल्म हिस्ट्री में शायद ये एक ही गाना है जो गाना 3 वर्जन में रिकॉर्ड हुआ है। आमतौर पर देखेंगे जब कोई गाना रिकॉर्ड होता है उसका फीमेल वर्जन होता है, उसका मेल वर्जन होता है, जो आमतौर पर होता ही रहता है। लेकिन ये एक गाना जो तीनों के तीनों वर्जन मेल वर्जन हुआ है। जी हाँ, कैसे? किशोर दा का हिंदी वर्जन हुआ तुम बिन जाओ का, सेम पिक्चर में मोहम्मद रफी साहब ने भी वो तुम बिन जाओ का गाया। फिर बाद में किशोर दा का वही गाना बंगाली में एक दिन पाखी उड़े जाबे जे आकाशे, वो बंगाली में भी सेम कंपोजिशन हुआ। एक दिन पाखी उड़े जाबे जे आकाशे, फिरबे ना से तो आर कारो आकाशे। ये तो हुआ आपका मैंडलिन। और अब वो दोनों गाने सुनते हैं जो हिंदी में भी है और बांग्ला में भी। एक दिन पाखी उड़े, एक दिन পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে,
ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে একদিন হা 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 रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन कितनी अकेली सी पहले नजर जो मिलाई बस गई दुनिया दिल को मिली जो तुम्हारी लगन दिए जल गए मेरी आह से तुम बिन जाऊं कहाँ तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। अब आप मैंडेलिन जो सुना रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये जो कला ईश्वर ने आपको दी है, बल्कि हर वो इंसान जिसके पास कोई साज बजाने की कला हो या गाने की कला हो, वो तो सीधे ईश्वर ही देता है। बिल्कुल, फिर बाद उनके हाथ नहीं रहेगा तो कोई भी कलाकार नहीं बन सकता, कोई फन्नेकार नहीं सिखा सकते। आपके अंदर अगर कला है तो वो उसको ब्रशअप कर देंगे, वो उसको तराश देंगे, लेकिन हीरा होना चाहिए कालिक के पीछे छिपा हुआ, अदरवाइज वो चमक आएगी नहीं। जी सर, जी सर। तो सुनते सुनते बड़ी श्रद्धा होती है ऐसे सभी कलाकारों के प्रति। ये गाना भी हमने सुन लिया, जी, तुम बिन जाऊं कहाँ। अच्छा दादा, आपको तो पता होगा इस गाने में वैसे मैंडेलिन बजाया किसने था? हाँ, ये गाने में दो आदमी ने मैंडेलिन उस टाइम सीनियर म्यूजिशियन, एक तो पंचम दा के असिस्टेंट जो थे, आज हमारे बीच नहीं है, वो मनोहरी सिंह। हाँ। मनोहरी सिंह को सब लोग जानते हैं सैक्सोफोन प्लेयर की, सबसे सैक्सोफोन बजाते थे और इंग्लिश फ्लूट भी बजाते थे। लेकिन मनोहरी दा जब पहले बॉम्बे में आए, मैं तो उस टाइम बॉम्बे था, मैं बॉम्बे कहूंगा। हाँ। तो उस टाइम वो मैंडलिन भी लेके आए थे और मैंडलिन भी बजाते थे। उसके पहले कैलकाटा में काफी रिकॉर्डिंग में मैंडलिन बजाते थे। अच्छा। और HMV में जॉब भी करते थे एज ए मैंडलिन और सैक्सोफोन प्लेयर। कोई ऐसा गाना जिससे सैक्सोफोन बड़ा प्रोमिनेंट सुनाई देता हो? हाँ, वो मैं बजाता हूँ। उसके पहले और भी बोलते, ये दो मैंडलिन था इस गाने में, और सेकंड मैंडलिन जो था वो एक सीनियर मैंडलिन प्लेयर किशोर भाई देसाई ने, ये दोनों मिलके ये पीस बजाए थे। किशोर भाई भी बहुत सीनियर म्यूजिशियन है। सैक्सोफोन का बजाया हुआ जो गाना है मैं बजाता हूँ। मनोहरी दा का जो पहला सैक्सोफोन जिस गाने से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो नाम हुआ वो है saxophone part.
तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। डूबा हूँ गम की गहराइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में, सहारा है यादों का तन्हाइयों में। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। अगर जिंदगी हो अपने ही बस में, तुम्हारी पसंद हम न भूले वो कसमें। अगर जिंदगी हो अपने ही बस में, तुम्हारी पसंद हम न भूले वो कसमें। तुम्हारी पसंद हम न भूले वो कसमें। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे, सपना ही समझो के मिल के चले थे। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। सट्टा बाजार का गाना है। हाँ, ये सब गाने अपने आप में बड़े मतलब एक नग है, एक ऐसे रत्न है हिंदी सिने जगत के कि हमेशा याद किए जाएंगे। ये जो गाना है ना, ये मैं क्यों आपको याद दिलाया, मनोहरी दा का तो ये गाना मतलब सबसे पहला जो सैक्सोफोन का गाना था, लेकिन मुझे जो इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है ना, वो मनोहरी दा ने। अरे मुझे पंचमदा के पास मनोहरी दा नहीं लेके गए, मनोहरी दा से हाथ से ही मेरा इंडस्ट्री में एंट्री बोल सकते अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है, वो खुद जबकि मैंडेलिन बजाते जी, थे, जी। बावजूद इसके आपको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ये बड़ापन है। ये बड़ापन ये है। बड़ापन। ये दिल बड़ा होने जी, की बात जी, है। जी, ये बहुत बड़े इंसानियत की बात है बिल्कुल, कि बिल्कुल। वहाँ कहीं कोई वो नहीं है बिल्कुल। कि अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपको मौका मिलना चाहिए, जी। और मौका अगर दिलाने में कोई मदद कर सकते हैं तो उन्होंने की। बिल्कुल करना चाहिए। तो जब आप पंचम दा के पास पहले जब इंट्रोड्यूस किए गए, जी। तो वो कौन सी रिकॉर्डिंग थी? पंचमदा के पास देखिए, एक जब मैं कलकत्ता में काम करता था, कलकत्ता में थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्डिंग शोज वगैरह बजाता, तब एक सपना था कि कभी ना कभी पंचमदा के साथ काम करूं, पंचमदा के पास जाके काम करूं। तो एक सपना तो था ही, सब लोगों का सपना रहता है, अभी सभी म्यूजिशियन, सारे जो आर्टिस्ट है उनका एक सपना रहता है। तो जब मैं मुंबई में आया, जब मनोहरी दा से परिचय हुआ, मनोहरी दा मुझे पंचमदा के पास लेके गए, तो वो डेट आज भी मुझे याद है। शायद उसके बाद बहुत सारे टेक मैंने बजाया, उतना याद नहीं, लेकिन जो पहला टेक था वो डेट भी याद है। दैट वाज 29 जनवरी 1989। ओह, उस टाइम पंचमदा का मैं टेक बजाने गया, तो पिक्चर का नाम था जीने दो। जीने दो में पहली बार मैं आशा जी को देखा, पहली बार मैंने एक फ्लोर में कम से कम 100 म्यूजिशियन को देखा।
तो एक अलग ही माहौल था। मैं बता नहीं सकता हूँ कि पहली बार मैं, अच्छा उस दिन हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम होता है 9:30 का शिफ्ट रहता है, तो सारे म्यूजिशियन लोग, जो सीनियर म्यूजिशियन लोग 9:30 पौने 10 तक पहुंचते हैं। मैं उस दिन 8:30 बजे पहुंच गया था, तो मेरा पहला रिकॉर्डिंग था पंचमदा के उसमें। 8:30 बजे में फिल्म सेंटर पहुंच गए थे। फिल्म सेंटर तारदेव में, आपको पता होगा, पंचमदा ने सारे के सारे गाना उधर ही रिकॉर्ड किया है। तो जब पहली बार पंचमदा को देखा मैं, जैसे भगवान का दर्शन हो गया, ऐसा हो गया। मैं बोला बाप रे बाप, ये आदमी को फोटो देखा है, इनका गाना इतना सुनता था और इनके टेक आज बजाने के लिए आया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, मेरे माता पिता का, मेरे चाहने वाले जो भी दोस्त लोग हैं, कि ये मौका मुझे मिला उनके साथ काम करने का। जीने दो हो गया। जीने दो का ठीक है, उतना पिक्चर उस टाइम हिट नहीं हुआ था बोल सकते, लेकिन गाना बहुत अच्छा हुआ था। उसमें अरेंजमेंट भी बहुत, जैसे सारी रात गुजारी हमने एक गाना है, वो गाने में मैंने बजाया था। उसके बाद भी और 2-3 गाना हुआ था। लेकिन जीने दो के तुरंत बाद जो पिक्चर बनी थी, वो पिक्चर में भी मुझे बजाने का मौका मिला था। वो था परिंदा। ओह, वो तो बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। बहुत सुपरहिट पिक्चर रहा, विनोद चोपड़ा की। जी बिल्कुल। तो परिंदा का जो एक गाना जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है, उसमें मैंडलिन का बहुत छोटा पार्ट, आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वो पियानो बेस्ड गाना है। पियानो में टॉनी पिंटो जी थे, पियानो के साथ मैंडलिन गिटार का भी एक फ्रेज रखा था। तो वो गाना मैं 2 मिनट बजाता हूँ, सुनिए। स्टार्टिंग में तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ। ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे
किया है रात दिन, बस तेरा ही इंतजार। तेरे बिना आता नहीं एक पल मुझे करार। हमदम मेरा मिल गया, हम तुम न होंगे जुदा। हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। मेरी 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 तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा। ला 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 ला। मुझे आज भी याद है वो एटमॉस्फेयर, वो स्टूडियो का वो सीन मेरे आँख के सामने आज भी है। आपकी जो इस समय चेहरे के जो भाव हैं और जो खुशी आपके चेहरे पे अपने उन दिनों को याद करके है, तो मैं ये पूछूंगा नहीं कि कैसा लगा था, क्या बड़ा बचकाना सा सवाल हो जाएगा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप अपने उन दिनों को याद करके कितने खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका शौक था जी, लेकिन शौक आपका पेशा बन गया। बिल्कुल। और जब कोई शौक आदमी का पेशा बन जाता है, उसकी रोजी रोटी बन जाता है, तो उसको समय का ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल। और वो मतलब एक कहना चाहिए कि ये एक और वरदान होता है ईश्वर का कि भाई आप खुश रहिए पूरे टाइम, क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं तब आप अपने शौक को पूरा करते हैं, जब तो आप टाइम थोड़ी देखते हैं, घड़ी नहीं देखते हैं जी। फिर तो आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने अमर जी। क्या है, जब पेशा बन जाता है ना, तब उसमें एक चीज, क्योंकि ये आर्ट है, ये क्रिएटिव वर्क है, करेक्ट। ये क्रिएटिव वर्क को आपको मेंटेन करना है। हम लोग जब रिकॉर्डिंग में आज जाते हैं ना, आज भी पता नहीं चलता कि कौन सा गाना बजाने जा रहा है, वो म्यूजिक कैसा रहेगा, वो म्यूजिक हम बजा पाएंगे क्या, हम उतना तैयार है क्या। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को तैयार रखना प्रैक्टिस करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि जब आप कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर के पास अगर काम करने जाएंगे, वो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पीस दे देते हैं और वो आपसे नहीं बजेगा, तो वहां आपका पोजीशन खराब हो जाएगा। और ऐसे ही नाम होता है, आप काम जितना अच्छा करेंगे, जितना आप अच्छे पीस बजाएंगे, ऐसे ही धीरे धीरे आपका करियर बनता है करियर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है लाइफ में। और बाकी जो है ना, बाकी प्रैक्टिस करना जो है ना, मेरे हिसाब से कोई भी म्यूजिशियन को, कोई भी आर्टिस्ट को, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, कोई भी हो, उनको रोज का प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक दिन भी आप प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको लगेगा आप थोड़ा सा पीछे हट गए। और जब मैं मुंबई में आया था, उस टाइम तो मेरा जान पहचान कोई नहीं था, और यहाँ पे म्यूजिशियन सब सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियन मुंबई में, आज मैं बताता हूँ, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं सब चुने हुए म्यूजिशियन है। वही तो, पूरी देश का पूरे क्रीम देश यहाँ का आता है। क्रीम म्यूजिशियन यहाँ आता है। तो वहां पे जगह करना भी बहुत डिफिकल्ट होती है। वहां पे आपके पास क्वालिटी नहीं होगा तो आप यू कैन नॉट सर्वाइव। बिल्कुल सही। तो वो उस टाइम जब मैं आया था, उस टाइम मुझे कहा गया था, मुझे ऐसे, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हमारे ही कलकत्ता के एक म्यूजिशियन मुझे कहा था कि प्रदीप यहाँ मत रहो, आप वापस कलकत्ता चले जाओ, यहाँ सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, मैंड्रिन प्लेयर, तो यहाँ कुछ करना बहुत डिफिकल्ट है। और आपके आशीर्वाद से जितने यहाँ के सीनियर मैंडलिन प्लेयर है, सब लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, सारे लोगों ने मुझे बहुत अपनाया और बहुत प्यार मिला है। तो धीरे 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 मैं इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो चुका हूँ। आज आपके आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ, और जितना दिन हो सके मैं काम करूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। हाँ, एक बात तो अमर जी है, एक जन्म में म्यूजिक सीखना नहीं होता है। बिल्कुल सही है, ये तो साधना है। हाँ, ये साधना है, ये एक जन्म में नहीं होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अगर अगले जन्म में भी मैं इंसान मुझे बनाया तो कम से कम एक आर्टिस्ट ही बनाना। आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ में एक दो सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जब हम जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हम वो बजा पाएंगे या नहीं बजा पाएंगे। तो दो बातें होती हैं, एक तो ये कि संगीतकार आपको पीस देता है कि भाई आपको ये बजाना है जी, लेकिन अमूमन ये तब होता होगा जबकि आप
कोरस में बजा रहे हो, यानी या तो ग्रुप में बजा रहे हो और या बैकग्राउंड बजा रहे हो जी, तो वो तो फिक्स होता है जी। लेकिन कई बार ये भी होता है कि कोई गाना सोलो बजाना है आपको, बिल्कुल, मैंडोलिन सोलो बजाना है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि संगीतकार कहे या अरेंजर कहे, कई बार ये भी होता है कि अरेंजर भी तय करता है कि कहाँ पे ये बजाना है, मोस्टली तो अरेंजर ही तय करता है, तो क्या वो ये कहता है कि आप ये अपने मन से कुछ यहाँ पीस बनाइए, या वो ऑलरेडी तय कर चुका होता है कि पीस ऐसा होना चाहिए, यानी या दोनों स्थितियां होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जरा जानना चाहता हूं। अच्छी बात, अपनी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, मोस्टली पहले जो अरेंजर होते थे ना, पहले के टाइम के जो अरेंजर थे, जैसे मैं एक दो नाम लेता हूँ, मनोहरी दा थे, बबलू दा, फिर अमर जी, अमर हल्दीपुर जी, अनिल मोहिली जी, ये लोग मोस्टली पीस खुद बना के लेके आते थे, उनका म्यूजिक रेडी रहता था, लेकिन उसमें वो बोलते थे खुद कि ये जो स्ट्रोक पार्ट मैंने बनाया है, इसको आप अपने हिसाब से कर लो, मेन पार्ट वो है, उसको अपने हिसाब से मैंडलिन स्टाइल में आप कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो समझ लीजिए ये पीस है, ये मैं अपने मन से बजा रहा हूं। अभी इसको अगर समझो ये किसी अरेंजर ने फिक्स करके लाए और उन्होंने ये पीस लिखे थे, सा रे गा रे सा पा दा पा सा रे गा रे सा। अब उन्होंने हमें कहा कि आप मैंडलिन की हिसाब से बनाओ, तो हम क्या कर सकते, ये बजा कर सुना सकते हो। बोले नहीं, ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ सुनिए। शायद बोलेंगे हाँ ये अच्छा लग रहा है, वो रिदम पैटर्न के साथ, वो गाने का जो डिमांड है उस हिसाब से शायद दिया। कभी कभी ये भी होता है कि नहीं, जो मैंने लिखा वही बजाओ, तो तब हमको वही बजाना पड़ता है। यहाँ ये पूछने का मेरा कारण ये था कि हमारे सुनने वाले भी ये समझ जाएं कि एक म्यूजिशियन सिर्फ नकल करने के लिए नहीं बैठा होता, बिल्कुल नहीं, उसका अपना क्रिएशन भी बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो उसको वो जगह नहीं मिल सकती जिसका कि वो हकदार है या वो जो जगह बनाने आया है जी। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे है, पंचम दा से ही जुड़ा है जी, कि आप जिस समय पंचम दा की रिकॉर्डिंग में इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद पंचम दा बहुत दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहे जी, तो उस थोड़े से समय में कितना काम कर पाए उनके साथ आप? बिल्कुल, ये एक मेरे लाइफ में देखिए क्या होता है, हर चीज तो हर आदमी को सब नहीं मिलता है। पंचम दा का जो क्रीम पीरियड था 70s 80s में, तीसरी मंजिल, उसके बाद एक से एक फिल्में थी, यादों की बारात वगैरह, वो जो क्रीम टाइम था, तब तो मैं इधर नहीं था, तब शायद मैंडलिन सीख रहा होगा, हाँ, सपना था काम करूंगा। लेकिन जब मैं मुंबई में आया, भले बहुत कम टाइम पंचम दा को मुझे मिला, और उस दरमियान उनके पास काम भी बहुत ही कम था, उनके सारे प्रोड्यूसर दूसरी जगह पे चले गए थे, बहुत सारी कहानियां आप सबको पता है, तो वो थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस्ड भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तब नया था एकदम, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं था ज्यादा, मैं जाके इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाता था। पंचम दा मुझे बहुत प्यार करते थे। आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब टेक में बैठते थे ना, जब ग्रुप की बात होती थी, जब ग्रुप मैंडलिन, मुझे क्या कहा था बबलू दा और मनोहरी दा ने, क्योंकि उस टाइम पंचम दा का थोड़ा सा काम में बजटिंग वगैरह ये सब सवाल आ गया था, मतलब प्रोड्यूसर बोलते थे ये बजट में काम कीजिए, वो बजट में काम कीजिए, इतना कम में करना है, जो भी है, तो वो एक लिमिटेशन रहता है, हर आज भी रहता है। तो जब मैंडलिन का काम नहीं होता था, जिस प्रोजेक्ट में समझो मैंडलिन नहीं है, वहां मुझे नहीं बुलाते थे। अच्छा, जब मैंडलिन का काम होता था, भले वो सोलो हो, भले वो ग्रुप में हो, तो उसमें मुझे मैसेज मिल जाता था। तो उस टाइम हम लोग समझे ग्रुप बैठे हुए हैं, 2-3 मैंडलिन, एक गिटार, एक संतूर, बापड़ जी, उल्लास बापड़ जी संतूर में रहते थे, स्ट्रोक सेक्शन होता। तो पंचम दा जब रिकॉर्डिंग हम लोग रिहर्सल कर रहे, पंचम दा जब एंट्री करते थे, पहले सबके साथ, उनके सीनियर म्यूजिशियन के साथ हेलो हाय करने के बाद, एक बार मेरे पास आके ना, मैं तब तो एकदम जूनियर छोटा मतलब बजा रहा हूँ, मेरा तब कितना हार्डली 25-26 साल उम्र है, वो आके मेरे साथ हाथ मिला के जाते थे पंचम दा। ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हर टेक में, जितना टेक मैंने पंचम दा का बजाया, हर टेक में वो आके मेरे साथ हाथ मिलाते थे जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, बहुत बड़ा और आशीर्वाद है, बिल्कुल।
तो उस दरमियान उनका बहुत सारे बंगाली पिक्चर के काम होता था, बंगाली फिल्म के गाने होते थे। उसने बैंड्रा में एक स्टूडियो था, में सब रिकॉर्डिंग होता था। तो धीरे धीरे उनका काम थोड़ा सा कम होता गया बस। लेकिन वो जितना टाइम मिला मुझे उनके साथ काम करने का। तो और कौन कौन सी फिल्मों में आपने उनके लिए उनके साथ एक गुरुदेव नाम का पिक्चर आता जो जयपुर से निकली गाड़ी, ये सब गाड़ी, ये वो उसी में मैंने बजाया। फिर दोस्त नाम की एक पिक्चर थी जो ये शक्ति सामंत जी का पिक्चर था शायद। तो वो जयपुर से निकली गाड़ी में आपने बजाया है? जयपुर से निकली गाड़ी में भी स्ट्रोक है, स्ट्रोक सेक्शन का काम था। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। पहले होता है कुछ कुछ फिर हो जाता है सब कुछ, मैं तो रख दूंगा दिल निकाल के हो। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन। छोरे का दिल छोरी संग धक धक बोले हल्ले हल्ले, दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन दे दिन तिनक दिन। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, छोरे का दिल छोरी संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। पहले होता है कुछ कुछ फिर हो जाता है सब कुछ, सैया जी फिर भी देखभाल के। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। ओए जब मेरी उल्फत की पटरी मिल गई तेरे दिल से, अरमानों की गाड़ी फिर दौड़ाए दोनों मिलके। ओए जब से तुम तुझसे मिलने की दिल में मेरे समाई, मैंने भी अब जो हो सो हो झंडी हरी दिखाई। ये तेरी मर्जी है तो फिर, ये तेरी मर्जी है तो फिर देख मैं क्या क्या करता हूँ रे हल्ले हल्ले। हल्ले हल्ले जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, छोरे का दिल छोरी से धक धक बोले हल्ले हल्ले। तो मेरा एक बजाया हुआ जो गाना है ना, ये गाना आप जरूर श्रोता को सुनाइए, बहुत बेहतरीन गाना है। प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी। मेरे हिसाब से परिंदा का ये गाना हिट होना चाहिए था। ये हिट है, लोग जानते हैं ये गाने को, लेकिन तुमसे मिलके जितना पॉपुलर हुआ है उतना पॉपुलर ये गाना नहीं हुआ। लेकिन ये आशा जी और सुरेश वाडकर जी ने गाना गाया। प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, तुमको ढूंढेंगे ज़माने में, निगाहें मेरी प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी। ओ जिंदगी में जो कहीं और मैं खो जाऊंगा,
जिंदगी में जो कहीं और मैं खो जाऊंगा, तुमसे मिलने के लिए लौट के फिर आऊंगा। ऐ मेरी जाने वफा देखना, राहें मेरी प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी। बन जाए मेरा ऐसी तकदीर नहीं, ओ कोई बन जाए मेरा ऐसी तकदीर नहीं। दिल के आईने में अब कोई तस्वीर नहीं, हकीकत है असर खो चुकी आहें मेरी। प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी। इतने बेहतरीन कंपोजिशन है, इतने अच्छी तरह से उसको अरेंज किया गया कि उसके अरेंजमेंट के पीछे भी मैं कहानी आपको आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल, अरे मैं बोलूंगा नहीं, आप तो ऐसी जितनी कहानियां हैं सुनाते जाइए, क्योंकि इन कहानियों के लिए ही तो हम बैठे हैं। जी, ये गाना मैं स्ट्रोक में मैंडलिन में मैं था, संतूर में बापट जी थे और भी एक दो मैंडलिन पे आए थे। तो इसका सेकंड म्यूजिक का जो पार्ट है ना, सेकंड म्यूजिक का ट्रम्पेट का सोलो पार्ट है। तो जब रिहर्सल हो रहा था तो पंचमदा सब सुनते थे, तो पंचमदा बोले कि ये सेकंड म्यूजिक का जो ट्रम्पेट पार्ट है उसके पीछे खाली लग रहा है, कुछ होना चाहिए। तो पंचमदा के साथ गिटार बजाते थे रमेश अय्यर जी, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत अच्छे गिटारिस्ट, पंचमदा का हर टेक पे रहते थे। तो रमेश जी को पंचमदा ने आके कहा, रमेश ये जो गाना है ना, ये इसके जो सेकंड म्यूजिक है, इस सेकंड म्यूजिक के ट्रम्पेट के पीछे कुछ करो, तुम कुछ होना चाहिए। तो रमेश जी बोले ठीक है देखते हैं। तो उसका जो हार्मोनी चार्ट होता है ना, कॉर्ड चार्ट, जो बबलूदा के पास मनोहरिदा के पास, तो उन्होंने लिया, बबलूदा और मनोहरिदा से डिस्कस करके उन्होंने एक पीस उसके पीछे बजाया था। आप लोग ध्यान से सुनिए, सेकंड म्यूजिक ट्रम्पेट के पीछे 2 गिटार का पार्ट है। तो उसमें रमेश अय्यर जी और उस दिन मैंडलिन के लिए बिपिन पांचाल नाम के हमारे एक दोस्त, बहुत अच्छे मैंडलिन गिटार बजाने वाले, वो आज हमारे बीच नहीं है। बिपिन उस दिन मैंडलिन के लिए उसको बुलाया था। तो रमेश जी बोला, बिपिन तेरे पास गिटार है? बिपिन गिटार भी बजा? बोला हाँ मेरे गाड़ी में गिटार है, मैं गिटार लेके। तो बोला गिटार लेके आ। तो बिपिन और रमेश जी दोनों मिलकर वो गिटार का एक पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नोट पे बनाया था। उस सेकंड म्यूजिक का ट्रम्पेट पार्ट है उसके पीछे, इतना बेहतरीन। मैं वो देखा, मैं तो उस टाइम में सीखता था, सुनता था कि जब वो ट्रम्पेट पार्ट विदाउट गिटार पार्ट जब रिहर्सल हो रहा था और
वो गिटार पार्ट बनने के बाद जब रिहर्सल दोनों में कितना अंतर हो गया। ये जो अरेंजमेंट जो करते थे ना, जो भी अच्छे म्यूजिशियन बोलिए और अच्छा अरेंजर बोलिए, वो गाने को कहां से कहां पहुंचा सकते, एक गाने का जो स्टैंडर्ड है ना, कहां से कहां पहुंचा सकते। जाने माने मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेन गुप्ता और अमरकांत दुबे की ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में। आज आपने इस कार्यक्रम की पहली कड़ी सुनी। अगला भाग अगले सप्ताह। प्रोडक्शन सपोर्ट और एडिटिंग आकांक्षा सिंह, टेक्निकल सुपरविजन दिलीप कुलकर्णी और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।